आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा की जो शिक्षण विधियां हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भाषा शब्द की उत्पत्ति। ये जो भाषा शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा का जो मूल आधार है वो होता है ध्वनि। विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा में भाष धन आ प्रत्यय जुड़ा है और यह भाषा बना है। स्वीट महोदय ने शिक्षण विधियों की ये भाषा की जो परिभाषा दी है वो क्या दी है। स्वीट महोदय ने कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। कि जो ध्वन्यात्मक शब्द हैं उनके द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। सुमित्रानंदन पंत ने कहा है कि भाषा हृदय तंत्र की झनकार है। सीताराम चतुर्वेदी ने कहा है कि भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। रामचंद्र वर्मा ने कहा है कि मुख से उच्चारित मन की बातें ही भाषा कहलाती हैं। बाबूराम सक्सेना ने कहा है कि विचार विनिमय के ध्वनि चिन्ह ही भाषा कहलाते हैं। फिर भाषा की प्रकृति कैसी है। भाषा मौखिक है और यादृच्छिक प्रतीकों की व्यवस्था इसमें की गई है। ध्वनिमय संकेतों चिन्हों व शब्दों द्वारा भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। मानव की कलाकृति भी भाषा मानी जाती है। भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहली है अर्जित संपत्ति एवं सामाजिक प्रक्रिया। दूसरी है एक मानक स्वरूप निश्चित। तीसरा है अनुकरणजन्य व सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया। चौथी है परंपरागत प्रक्रिया है, उत्पन्न नहीं होती। पांचवी है संयोग से वियोग अवस्था की ओर ये विकसित होती है। छठी है कठिन से सरल की ओर इसका प्रवाह होता है। सातवीं है स्थूल से सूक्ष्म एवं अपरिपक्व से परिपक्व की ओर ये विकसित होती है। आठवां रूप है इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। नौवीं विशेषता प्रत्येक भाषा की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक सीमा निश्चित होती है। भाषा की 10वीं विशेषता प्रत्येक भाषा की संरचना भिन्न होती है। फिर आगे है भाषा के प्रकार। लैंग्वेज की कौन कौन सी टाइप होती हैं वो देखते हैं। बोली क्या होती है कि किसी स्थान विशेष के लोगों द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या होती है, बोली होती है। यह भी एक प्रकार की उपभाषा है। बोली क्या है, भाषा की उपभाषा है। मातृभाषा क्या होती है, अपनी माता व परिवार के द्वारा जन्म से ही बोली एवं समझी जाने वाली भाषा मातृभाषा होता है। सबसे पहले बच्चा कौन सी भाषा सीखता है, मातृभाषा। वो सबसे पहले अपनी माता और परिवार से ही भाषा सीखता है। राजभाषा क्या होती है, शासन व सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी से संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा क्या होती है कि संपूर्ण राष्ट्र के लोगों द्वारा विचार विनिमय का जो माध्यम होता है वो राष्ट्रभाषा कहलाता है। भाषा के उद्देश्यों को 5 वर्गों में बांटा गया है। वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं। पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में क्या होता है, व्याकरण, साहित्यिक, सांस्कृतिक, विधा, रचना कार्य व साहित्य की रूपरेखा से इसमें परिचय मिलता है। कलात्मक उद्देश्य में क्या होता है, छात्र द्वारा सुनकर अर्थ ग्रहण करना और शुद्ध वाचन करना। वो शिक्षक द्वारा शुद्ध वाचन सीखता है। बोलकर लिखकर भावाभिव्यक्ति इसके माध्यम से की जाती है।
रसात्मक उद्देश्य में क्या होता है, साहित्य का रसास्वादन व साहित्य की सामान्य आलोचना इसके अंतर्गत की जाती है। सृजनात्मक उद्देश्य में क्या होता है, छात्र को साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना व रचना में मौलिकता लाने की योग्यता विकसित करना। विवर्त्यात्मक उद्देश्य में क्या होता है, भाषा व साहित्य में रुचि और सद्वर्तियों का विकास करना। फिर आ गया शिक्षण। शिक्षण जो है वो शिक्ष धन अन्न से मिलकर बना है। मनुष्य द्वारा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सीखना ही शिक्षा कहलाता है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में जो व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, शिक्षण कहा जाता है। श्रीमती एस के कोचर जो मेथड्स व टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इनके द्वारा रचित है, वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक सैनिक को लड़ने के लिए हथियारों का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार एक शिक्षक को भी शिक्षण विधियों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। गद्य शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, गद्य शिक्षण की विधियाँ वो देख लेते हैं। गद्य धातु से निर्मित गद्य शिक्षण जो है वो गद्य धातु से निर्मित है। इसका अर्थ होता है स्पष्ट कहना। गद्य में क्या होता है, कोई भी बात होती है वो स्पष्ट रूप से व्यक्त की जाती है। इसकी पहली विधि है अर्थबोध विधि। इस विधि के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अर्थबोध विधि क्या होती है, इसमें शिक्षक स्वयं वाचन करते हुए कि जो अध्यापक है वो खुद वाचन करता है और कठिन शब्द जो होते हैं उनको अर्थ सहित उनकी व्याख्या करता हुआ वो आगे चलता जाता है। यह एक प्रकार की अमनोवैज्ञानिक विधि है। अर्थबोध विधि को प्रवचन विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वो वाचन अध्यापक जो है वो वाचन करता जाता है। ज्ञात से अज्ञात के सिद्धांत पर यह विधि कार्य करती है। कौन सी, अर्थबोध विधि। शब्दों की व्युत्पत्ति, रचना, अर्थ, विलोम, पर्याय आदि जो शब्द हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी है उद्बोधन विधि में क्या होता है, दृश्य विधान, अभिनय, पूर्वापर संबंध आदि आते हैं। ये उद्बोधन विधि की विशेषता है। व्याकरण सम्मत विधि में क्या होता है, इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास इनका ज्ञान प्रदान किया जाता है। आदर्श विधि ये क्या होती है कि इससे मनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। अर्थबोध विधि मनोवैज्ञानिक है तो आदर्श विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। हर्बर्ट की जो पंचपदीय प्रणाली है इसी पर ये आदर्श विधि आधारित है। रीम नामक शिष्य ने, जो हर्बर्ट का शिष्य था रीम, उसने प्रस्तावना व प्रस्तुतिकरण के बीच में एक उपपद उद्देश्य कथन जोड़ा है। तो उद्देश्य कथन जो पद है ये किसने जोड़ा है, रीम ने। किसके मध्य स्थित है ये, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच में। फिर इनके शिष्य जिलर ने केंद्रीकरण सिद्धांत दिया था और फ्रोबेल ने जीवन केंद्रीय सिद्धांत दिया था। जॉन डीवी ने सामंजस्यकरण का सिद्धांत दिया था। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा पर बल दिया था। फिर जो 5 पद हैं हर्बर्ट की पंचपदीय विधि में वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है प्रस्तावना। इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान से संबंधित 3-4 प्रश्न अध्यापक छात्रों से पूछता है। उद्देश्य कथन, फिर 3-4 प्रश्नों के बाद में एक कठिन प्रश्न जब सामने छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो छात्र उसका उत्तर देने में असमर्थ होते हैं, तब उद्देश्य कथन के साथ प्रस्तावना से संबंधित अंतिम जो प्रश्न होता है, जो कठिन प्रश्न होता है, वो उद्देश्य कथन के अंतर्गत आता है। फिर है प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या होता है, इसमें पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान इन दोनों को जोड़कर पढ़ाया जाता है। आदर्श व अनुकरण वाचन इसमें किया जाता है। तीसरा कथन है तुलना। चौथा है सामान्यीकरण। तुलना की जाती है, सामान्यीकरण और अंतिम जो पद है वो है प्रयोग। तो ये इस प्रकार हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के 5 पद हैं। फिर है पद्य शिक्षण की विधियाँ। पद्य शिक्षण की कौन सी विधियाँ वो देख लेते हैं। आचार्य जगन्नाथ ने कहा कि रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द है काव्यम। ये इनके द्वारा दी गई परिभाषा है। आचार्य शुक्ल ने क्या परिभाषा दी है कि उन्होंने
पद्य को हृदय की मुक्तावस्था बताया है। गीत प्रणाली विधि में क्या होता है, शिक्षक द्वारा ताल व लय से प्रारंभिक कक्षाओं में वाचन करवाया जाता है। तो प्रारंभिक कक्षाओं के लिए गीत प्रणाली विधि बहुत ही उपयुक्त है। गीत अभिनय या नाट्य प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, इसमें अंग संचालन द्वारा प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण कार्य करवाया जाता है कि अध्यापक है वो पढ़ाते हुए अपने हाव भाव, हाथों के इशारे से, आंखों के इशारे से अंग संचालन करता है, जिससे छात्र आसानी से ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं और ज्ञान जो है वो रोचक बन जाता है। खंडान्वय या प्रश्नोत्तर प्रणाली में क्या होता है, शिक्षक एक एक पंक्ति या खंड से संबंधित प्रश्न करता है और ये खंडान्वय या प्रश्नोत्तर प्रणाली जो है ये कक्षा 4-5 के लिए बहुत उपयुक्त है। व्याख्या प्रणाली, ये प्रणाली जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। इसमें अध्यापक जो है वो छात्रों के समक्ष कविता का भावार्थ प्रकट करता है। व्यास विधि जो है वो एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें शिक्षक जो है वो शब्दार्थ, भावार्थ व उदाहरणों की सहायता से व्याख्या करता हुआ आगे बढ़ता है। तुलना विधि में क्या होता है, तुलना विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें क्या होता है, छात्रों में कल्पना शक्ति विकसित होती है और समान कवि व समान भाव का शिक्षण इसमें प्रकट किया जाता है। समीक्षा विधि में क्या होता है कि ये उच्च कक्षाओं में शिक्षक व्याख्या के साथ साथ साहित्यिक पक्ष को भी स्पष्ट करता चलता है। तो ये पद्य शिक्षण से संबंधित प्रमुख विधियां हैं। आगे हैं व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियां। अब देख लेते हैं व्याकरण शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। व्याकरण पहले तो देख लेते हैं, वी, आ, क्रि और नय, इन शब्दों से मिलके व्याकरण बनता है। वी, आ, इसमें उपसर्ग हैं, 2 उपसर्ग हैं, क्रि धातु मतलब करण कारक है और नय जो है ये इसमें पढ़ते हैं। शब्दानुशासन ही व्याकरण है। ये योग ऋषि पतंजलि ने ये इसकी परिभाषा दी है व्याकरण की। शब्दानुशासन ये क्या है, व्याकरण है। आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर प्रत्यक्ष तथ्यों पर ये आधारित होती है और छोटी कक्षाओं के लिए ये बहुत उपयुक्त विधि है। निगमन विधि क्या है, ये आगमन की विपरीत होती है और प्राचीनतम ये विधि है। अमनोवैज्ञानिक इसको माना जाता है और ये रटंत प्रणाली पर आधारित है। छोटी कक्षाओं के लिए ये अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है। फिर है चरण पद या नियम सिद्धांत का इसके अंतर्गत ज्ञान करवाया जाता है। नियम का प्रयोग, नियम परीक्षण, नियम या सिद्धांत का सत्यापन इसके अंतर्गत होता है। ये इसके चरण या पद है। फिर इसके सूत्र क्या है, संस्कृत भाषा से इसका जन्म हुआ है। व्याकरण के सूत्र छात्रों को रटा दिए जाते हैं, नीरस व या शुष्क होते हैं। तो ये सूत्र विधि से संबंधित बातें हैं। पुस्तक विधि में क्या होता है, प्रत्येक अध्याय से नियम व उदाहरण छात्रों को रटाए जाते हैं जो पूर्णतः अरुचिपूर्ण होते हैं। छात्रों की इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं होती है। भाषा संसर्ग विधि, जिसको अव्याकृति विधि कहा जाता है, इसमें क्या होता है, पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण का सामान्य ज्ञान करवाया जाता है कि जैसे जैसे पाठ चलता है उसके साथ साथ व्याकरण का ज्ञान चलता जाता है। छोटी कक्षाओं के लिए ये विधि उपयुक्त है। समवाय विधि में क्या होता है, इस विधि में पाठ के दौरान व्याकरण का अंश आने पर उसे स्पष्ट करने से मूल पाठ से शिक्षक को भटकना पड़ता है। तो ये समवाय विधि से संबंधित बातें हैं। प्रयोग विधि या विश्लेषण विधि में क्या होता है, ये आगमन व निगमन विधि का सम्मिलित रूप माना जाता है। इसके अंतर्गत बिना रटे शिक्षण कार्य प्रदान किया जाता है। फिर है रचना शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। भावों विचारों की उचित भाषा में क्रमबद्ध रूप में अभिव्यक्ति करके सिखाना ही रचनात्मक विधि है। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, छात्र और अध्यापक दोनों इसके अंतर्गत सक्रिय रहते हैं। प्राचीनतम ये विधि मानी जाती है और ये सर्वाधिक प्रचलित विधि मानी जाती है।
वाद विवाद विधि, जिसको खंडन मंडन विधि भी कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है, ये उच्च कक्षाओं में छात्रों द्वारा विवादग्रस्त विषय पर प्रयुक्त की जाती है। स्वाध्याय विधि के अंतर्गत क्या होता है, शिक्षक इसमें केवल पथ प्रदर्शक होता है। इसमें जो अध्ययन कार्य है वो छात्र स्वयं करता है और ये उच्च कक्षाओं में प्रयुक्त की जाती है। उच्च कक्षाओं के जो छात्र हैं वो स्वयं सोचने व निर्णय लेने की योग्यता रखते हैं। चित्र विधि में क्या होता है, शिक्षक जो है वो छात्रों को चित्र दिखाकर उससे संबंधित प्रश्न पूछता है और छात्र उस चित्र का अवलोकन करके शिक्षक के प्रश्न का जवाब देते हैं। भाषा यंत्र विधि क्या होती है, इसमें छात्र आँख, कान, हाथ का प्रयोग करते हैं। ये जो ज्ञानेंद्रिय हैं इनके द्वारा भाषा यंत्र विधि से अध्ययन किया जाता है। ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, सहायक पुस्तक आदि इसमें प्रयुक्त की जाती हैं। अनुकरण विधि क्या होती है, ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर उपयोगी होती है। इसके 3 भेद माने जाते हैं, मौखिक, लिखित और रचना। अनुकरण होता है अध्यापक के द्वारा वाचन करने के बाद में छात्र उसका अनुकरण करते हैं। उच्चारण विधि में क्या होता है, छात्र शिक्षक की ध्वनि का अनुकरण करता है। जैसे PUT पुट में यू जो है उसमें ऊ का उच्चारण हो रहा है, मगर BUT बट इसमें यू का उच्चारण ए की ध्वनि इसमें निकल रही है, तो ये उच्चारण विधि के अंतर्गत आता है। लिखित विधि में क्या होता है कि रूपरेखा या अक्षरों को बिंदु रूप में प्रकट करके छात्र को पेंसिल से उन्हें मिलाने के लिए कहा जाता है और छात्र उन बिंदुओं को मिलाकर अक्षर ज्ञान सीखता है। स्वतंत्र विधि में क्या होता है, अध्यापक श्यामपट्ट पर कोई शब्द लिख देता है और छात्र उस श्यामपट्ट पर लिखे अक्षर या शब्द को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसको लिखते हैं। मोंटेसरी या खेल विधि, इसमें क्या होता है, इसमें छात्र जो है वो अक्षरों को देखकर या फिर ध्वनि सुनकर और अक्षर पर अंगुली फेरकर सीखता है। पेस्टोलॉजी विधि के अंतर्गत क्या होता है, अक्षरों को खंडों में विभाजित करके लिखना सिखाया जाता है, तो ये खंड विधि भी इसको कहा जाता है। जैकटॉट विधि में क्या होता है, छात्र द्वारा मूल से मिलान करके स्वयं इसका संशोधन छात्र करते हैं, तो ये जैकटॉट विधि कहलाती है। रचना विधि के अंतर्गत क्या होता है, पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि ये नहीं है। इसमें क्या होता है, छात्रों को दीपावली का लेख लिखवाकर उन्हें होली पर छात्रों को शिक्षक जो है वो दीपावली का लेख तो लिखवा देता है और बाद में वो छात्रों को कहता है कि आप होली का लेख ही लिखिए, तो ये रचना विधि के अंतर्गत आता है। फिर अन्य विधियों में इकाई विधि है। इकाई शब्द को शिक्षा में लाने का श्रेय हर्बर्ट को जाता है 1920 ईस्वी में। मॉरिसन द्वारा प्रतिपादित विधि के 5 चरण माने जाते हैं। एक तो पूर्व ज्ञान की खोज, जिसको अनुसंधान कहा जाता है। फिर प्रस्तुतिकरण, जिसमें भाषण, कहानी, नाटक द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। आत्मीकरण के अंतर्गत बातचीत व परामर्श द्वारा, और सुव्यवस्थीकरण या संगठन, और अभिव्यक्तिकरण या वाचन, तो ये 5 चरण इसके हैं। फिर आगे है मॉरिसन ने तो ये 5 चरण बता दिए। बाद में है इकाई के प्रकार। तो इकाई के प्रकार अमेरिकन थॉमस एम रिस्क जो है, इन्होंने कासबेल और कैंपबेल द्वारा रचित करिकुलम डेवलपमेंट के आधार पर इसे 2 भेद माने हैं। इसके 2 भेद बताए हैं और दोनों भेदों के 3 उपभेद बताए हैं। पाठ्य पुस्तक संबंधी इसमें क्या है, प्रकरण, सामान्यीकरण और वातावरण के किसी विशेष पक्ष पर ये आधारित होती है। अनुभव से संबंधी में क्या होता है, इसमें रुचि केंद्र, परियोजना तथा आवश्यकता पर आधारित इकाइयाँ शामिल हैं। एक विषया अध्यापक विद्यालय में शिक्षण के लिए 3 प्रकार की योजना बनाता है। एक तो दैनिक पाठ योजना, इसमें क्या होता है, किसी पाठ के 1 या 2 शिक्षण बिंदुओं को एक ही क्लास में पढ़ाने के लिए। इकाई पाठ योजना में क्या होता है,
पाठ्य वस्तु के एक संपूर्ण अध्याय को पढ़ाने के लिए। वार्षिक योजना में क्या करता है अध्यापक? संपूर्ण पाठ्यक्रम की एक साथ वर्ष भर पढ़ाने की वो योजना बनाता है।